तो हैशटैग जॉइन फंडामेंटल क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने मोलैलिटी तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। होपफुली मैंने आपसे कहा, आप लोगों से कहा था कि आपको एग्जाम्पल्स करके आने 3 एनसीईआरटी के और इंटेक्स के बोले थे स्टार्टिंग के 5 कर लेने के लिए। ठीक है, उतना मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था क्योंकि हमारी प्योर सीबीएसई केमिस्ट्री क्लासेस चलेगी एकदम, जो भी बोर्ड्स के ओरिएंटेड हैं बस उतना ही यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी ही सफिशिएंट होती है किसी भी बेसिक से हायर तक जाने के लिए, लेवल तक। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं आज। तो आज का हमारा जो अगला सेशन है इसका नाम क्या है टॉपिक का, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, किसी में घुल जाना ही क्या कहलाता है आपका, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं घुलना है, बस केमिस्ट्री पे ध्यान दो। ठीक है, कहाँ घुलना है ये इंपॉर्टेंट है, किस में घुलना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो तो खैर मजाक था ही। तो आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है, लेट मान लो मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर मैंने रखा 30 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर इस पे लग रहा था कितना, 1 atm। तो हम कुछ भी कर लें, टेम्परेचर को भी फिलहाल चेंज नहीं करना है और प्रेशर को चेंज नहीं करना है, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोल देते हैं हम लोग, कांस्टेंट रखा है हमने। क्या रखा है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे मैं क्या कर रहा हूं, इसमें सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं। वाह भाई वाह, सॉल्यूट याद है मैंने क्या बताया था आप सभी को, बिल्कुल। ठीक है, जो रहने के लिए जगह देता है सॉल्वेंट, जो उस जगह में रहता है वो सॉल्यूट। तो मस्त सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब डिसॉल्व होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा इसका, इंक्रीज। सपोज करो एक चीनी पानी है, ठीक है, आप उसमें और चीनी ऐड कर रहे हो तो वो और मीठा होता जा रहा है, इसका मतलब वो और कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। क्या बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड होगा कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अब मैंने और सॉल्यूट ऐड किया, कंसंट्रेशन और बढ़ी, और सॉल्यूट ऐड किया, कंसंट्रेशन और बढ़ी। अब लेकिन मैं ऐड कर रहा हूं तो आपने देखा होगा चीनी घुलनी बंद हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना था उसमें हो चुका है। क्या बात समझ में आ गई? तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे मैं जितना सॉल्यूट क्या कर सकता हूं, डिसॉल्व कर सकता हूं, किसमें, सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? The maximum amount of solute that can be dissolved in a solution at constant temperature and pressure। हालांकि टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ये हम अपने सॉल्युबिलिटी कितने टाइप्स के होते हैं उसमें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, और उसमें कैसे टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है वो भी पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखो, तो सॉल्युबिलिटी जो हमें हालांकि पढ़नी है वो 3 टाइप्स की पढ़नी है। कितने टाइप्स की पढ़नी है, 3। फर्स्ट कौन सा है बताओ, जो कि पढ़ना है गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, इसमें हम लोग मस्त किसकी बात करेंगे बताओ, हेनरी लॉ की, जो आज का हमारा क्या है टॉपिक भी है। ठीक है, सेकंड बताओ क्या बात करनी है, गुड, लिक्विड डिसॉल्व, ठीक है, इन लिक्विड बात करनी है। इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे बताओ, रॉल्स लॉ की। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में कूट कूट के पूछा जाता है ये दोनों। ठीक है, और थर्ड जो कि हालांकि कुछ नहीं पूछा जाता यहां से, लेकिन अब है सिलेबस में तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, ये 3 टाइप की हमें सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। हालांकि होते बहुत सारे टाइप्स के हैं, उनकी जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में बॉक्स दे रखा है, आप लोग पढ़ लेना, उसको देख लेना। लेकिन पढ़नी हमें कितनी है, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड जो कि हेनरी लॉ की बात करता है, लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड जो रॉल्स लॉ की बात करता है, और सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। ये 3 टाइप की हमें देखनी है सिलेबस में। ठीक है, इससे ज्यादा आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा प्रिय टॉपिक है कौन सा, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, यानी कि हेनरी लॉ के ऊपर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, तो भाई स्टार्ट करते हैं, पानी वानी पियाओ। ठीक है, चलो भाई देखो, कर दे स्टार्ट। ठीक है, तो हेनरी लॉ, ठीक है, हेनरी लॉ को पढ़ने से पहले आप 2 चीजें पढ़ लो। पहले प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर
ऑफ गैस के बारे में, और सेकंड आप पढ़ो क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के बारे में पढ़ो। ठीक है, ये दो वर्ड्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए आज, ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ एनसीईआरटी की जब आप लाइन को रीड करोगे तो आपको एकदम कंचा समझ में आएगा हर चीज। ठीक है, क्या समझ में आएगा, एकदम कंचा। चलो भाई देखो, तो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रेशर ऑफ द गैस समझते हैं। मान लो ये मैंने एक सरफेस लिया, क्या लिया, मान लो एक सरफेस लिया, ठीक है। अब यहां पर मान लो मैंने एक बॉल रखा, ठीक है, क्या रखा, बॉल। अब ये यहां से गया मस्त एकदम v वेलोसिटी से, कहाँ गया, नीचे गया। बॉल यहां पर टकराई और टकरा के फिर बॉल कहाँ गई, वापस ऊपर चली गई। पहले इधर आई बॉल और टकरा के कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। ठीक है, तो इस भाई साहब ने, इस बॉल ने, मान लो इसकी इनिशियल रफ्तार u थी और फाइनल रफ्तार कितनी थी टकराने के बाद, v हो गई। बॉल आई, टकराई, टकरा के कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। तो मैंने देखा, आपने सुना होगा फिजिक्स में मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इनिशियल बताओ क्या हुआ, mu से आया, और फाइनल बताओ क्या हो गया, mv से ऊपर चला गया। नीचे की डायरेक्शन को अगर मैं प्लस मान लूं तो ये प्लस होगा, और ऊपर की डायरेक्शन को अगर माइनस मान लूं तो ये क्या होगा, माइनस। टकरा के ऊपर चला गया। तो इस सरफेस पे मोमेंटम चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो इस बॉल ने उस वॉल के ऊपर क्या एक्सर्ट कर दिया, फोर्स। जैसे कि मैं समझाता हूँ, मान लो मैं बॉल हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर v वेलोसिटी से गया, टकराया, टकरा के वापस आ गया। तो मैंने इस वॉल पे क्या किया, बोर्ड पे मोमेंटम चेंज किया। मोमेंटम जैसे ही चेंज किया पर यूनिट टाइम, तो मैंने क्या एक्सर्ट कर दिया इस पे, फोर्स। तो इस बॉल ने इस पे क्या एक्सर्ट कर दिया होगा, फोर्स। अब आपको पता है ये तो पूरी दीवार पे हुआ ना, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये फोर्स पर यूनिट एरिया में कितना लगा। मान लो 100 गज की जमीन थी, पूरा बॉल जाके लगा, ऊपर आया, है ना, तो मैं पर यूनिट एरिया में जाना चाहता हूँ, 1 गज में जाना चाहता हूँ कितना फोर्स लगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया कर दिया। तब मुझे क्या पता चल गया कि अच्छा इसने इस पे इतना प्रेशर एक्सर्ट किया। क्या बात समझ में आ गई। तो पहले इसका मतलब फोर्स अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई। तो जैसे ही बॉल गई, टकरा के ऊपर आई, इसने इस पे मोमेंटम चेंज किया, फोर्स एक्सर्ट हुआ, तो इस पे क्या लगा, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया, प्रेशर। सिमिलरली उसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल आते हैं, पानी के सरफेस पे टकराते हैं, टकरा के अपना मोमेंटम चेंज होता है, या पानी जाके टकराते हैं तो उससे क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है। फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट एरिया से क्या एक्सर्ट हो जाता है, प्रेशर। तो वहीं पर हम क्या पढ़ते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई डाउट यहां तक नहीं है, गुड। अब पार्शियल प्रेशर समझो क्या होता है। मान लो, ठीक है, यहां पर बहुत सारी गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है, ठीक है, और CO2 गैस है, ठीक है, ये सारे गैस हैं। तो यहां तो बहुत सारे गैसेस हो गए, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर की बात कब हम करते हैं, जब मान लो कोई आपसे पूछे O2 का प्रेशर कितना है, तो हम सिर्फ पूरे O2 के मॉलिक्यूल को लेके बात कर रहे हैं। कितनी बात समझ में आ गई। तो डेट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पूरे CO2 कितना प्रेशर लगा रहा है वॉल के ऊपर या पानी के सरफेस के ऊपर, तो वो पार्शियल प्रेशर किसका हो गया, CO2 का हो गया। सारे N2 मिलके कितना लगा रहे हैं, तो ये N2 का हो गया। तो पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब होता है इंडिविजुअल ऑफ गैसेस। अगर मान लो ग्रुप ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं, क्या प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ गैसेस, तो उसमें से O2 कितना लगा रहा होगा, CO2 कितना लगा रहा होगा, N2 कितना लगा रहा होगा। बात समझ में आ गई। दीज आर कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। वेरी गुड। तो प्रेशर ऑफ द गैस समझ में आ गया, ठीक है, कि कोई भी वेलोसिटी से आए, टकराए, टकराने से फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स एक्सर्ट होने से क्या होगा, प्रेशर लगेगा। क्या लगेगा, प्रेशर। फोर्स पर यूनिट लगेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा, तो क्या एक्सर्ट होगा, प्रेशर। अब वहीं पर ग्रुप ऑफ गैसेस प्रेजेंट हुए तो इंडिविजुअल्स मिलके कितना लगा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये दो वर्ड थे जो हेनरी लॉ को अंडरस्टैंड करने में आपकी क्या करते हैं, हेल्प। तो नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हेनरी लॉ को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं यहां से क्या, हेनरी लॉ। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब समझना बहुत आसान है, ठीक है। मान लो मैंने एक समुद्र लिया ऐसे करके, आज ब्लू है, पानी पानी पानी, ठीक है, ये समुद्र है हमारा।
अब यहां पर हमारे गैस है O2 और CO2 भी है। कौन से गैस है यहाँ पर? O2 और CO2 भी प्रेजेंट है। N2 गैस भी रहते हैं, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो बताओ कैसे गैसेस है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की। प्रेशर ऑफ गैस के डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे गैस है ना, ठीक है। अब बताओ ये O2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जाके इस पे क्या लगाएंगे बताओ? फोर्स। और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा आपका? प्रेशर। तो ये इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। वेरी गुड। क्या एक्सर्ट करेंगे? प्रेशर। कौन सा प्रेशर? पार्शियल प्रेशर ना? हाँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ O2 की बात कर रहा हूं, तो किस प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पर? पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है। तो इस पे एक्सर्ट करेंगे तो ये इस पे जाके क्या होंगे? अंदर डिसॉल्व होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, उतने ही ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे किसके अंदर? पानी के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल हेनरी लॉ इस तरीके से कहता है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस सॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा होगा तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी भी पानी के अंदर क्या होगी? ज्यादा होगी। पानी या कोई भी लिक्विड ले लो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये इसका एक बेसिक सा डेफिनेशन हो गया ये, क्या कि पार्शियल प्रेशर जो गैस का है वो सरफेस के ऊपर जितना ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी उसके अंदर उतनी ही ज्यादा होगी। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि हम एक फॉर्मूला डेरिवेशंस की तरफ बढ़ें। किसकी तरफ बढ़े बच्चों? फॉर्मूला डेरिवेशंस के तरफ बढ़े, ठीक है। चलो देखो तो कैसे, सिंपल सा है। देखो अब मैंने क्या किया, उसी समुद्र जो मैंने अभी बताया आपको ब्लू है पानी पानी, वहां से हमने क्या निकाला? एक लोटा, अच्छा लोटा बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, एक बीकर, सब में पानी निकाल दिया, ठीक है। ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ठीक है, और ये भी निकाल दिया, ठीक है, ओके, है ना। अब मैंने इसमें ना, क्योंकि पूरे समुद्र की क्वांटिटी तो मेजर कर नहीं सकते, तो हमने एक एक बीकर ले लिया, मस्त एकदम, ठीक है। अब मैंने चेक किया कि इसमें जो मोल फ्रैक्शन था O2 गैस का, वो मान लिया मैंने 0.2 था, ठीक है। कितना मान लिया? 0.2। मोल फ्रैक्शन बोल तो नहीं गया बच्चों? N2/N1 प्लस N2। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये क्या, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? O2। अगर मैं N2 की बात करूं यहाँ पर N2 गैस की, तो NN2/N1 प्लस N2। अगर मैं CO2 की बात करूं तो NCO2/N1 प्लस N2 हो जाएगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? ओके। तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना माना मैंने? 0.2। वेरी गुड। मैंने N2 का मान लिया, लेट सपोज, ठीक है, 0.4, ठीक है। 0.4 की जगह मैं इसको 0.5 कर लेता हूं, ठीक है। अब नहीं, इसको कर लेते हैं 0.5, 0.2, तो 0.7 हो गया। तो ये CO2 कितना बचा होगा बताओ? वेरी गुड, 0.3, क्योंकि आपको पता है मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन पानी में ज्यादा है। क्या ऑब्जर्व किया मैंने? कि ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन पानी के अंदर ज्यादा है, और कम किसका है? N2 गैस का। इसका मतलब अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा O2 डिसॉल्व हुए होंगे। वेरी गुड। क्या हुआ होगा? ज्यादा O2 डिसॉल्व हुआ होगा। अगर ज्यादा O2 डिसॉल्व हुआ है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस O2 का क्या होगा? ज्यादा होगा। गुड, यही हेनरी लॉ है, ठीक है। अगर किसी भी गैस की मोल फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूशन में ज्यादा है, इसका मतलब उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा। कितनी बात समझ में आ गई? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। कितनी बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात यहां तक? तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा, जिसका, अब इसको मिटा देता हूं एक बार, अब फॉर्मूला डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जिस गैस की मोल फ्रैक्शन ज्यादा सॉल्यूशन में, उस गैस का पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस क्या? ज्यादा। सिंपल सी बात है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? P। बताओ x क्या है? वेरी गुड,
फिर से बताओ x क्या है x? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अगर ये ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस क्या रहेगा? उस गैस की पार्शियल प्रेशर क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। प्रपोर्शन का साइन हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट गैस। अब दिस इज कॉल्ड KH क्या होता है? दैट इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। अब ये जो हेनरी कांस्टेंट है यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट सारे मीडियम के लिए क्या रहता है? सेम। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये डिफरेंट गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। फिर से बोलो, डिफरेंट गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। बट रहेगी उस गैस के लिए क्या? कांस्टेंट। गुड। जैसे O2 के लिए अलग कांस्टेंट, N2 के लिए अलग कांस्टेंट, CO2 के लिए अलग कांस्टेंट। ठीक है। P क्या है बताओ? वेरी गुड, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। X क्या है? X क्या है? किसका मोल फ्रैक्शन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। किसका मोल फ्रैक्शन है? गैस का। बात समझ में आ गई? जिस लिक्विड, अगर पानी होगा तो पानी का लेंगे, ये बात समझ में आ गई? उसकी बात करेंगे। तो मुझे होपफुली आप ये हेनरी लॉ समझ चुके होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा हेनरी लॉ है। क्या कहता है हेनरी लॉ? कि मोल फ्रैक्शन जिसका भी होगा ज्यादा सॉल्यूशन में, इसका मतलब उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस भी सॉल्यूशन के ऊपर क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा। KH आपका क्या हो गया? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है। डिफरेंट गैस के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है? डिफरेंट रहती है। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो एक अब इसके हम ग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे, या ग्राफ के ऊपर से डिस्कस करने से पहले आपको छोटी सी बात और बता दूं। तो P इज इक्वल्स टू क्या? KH। बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होता है? N2 अपॉन N1 प्लस N2, यही होता है। N2 किसके मोल्स? गैस के। N1 किसके मोल्स? सॉल्वेंट के। ठीक है, अब आप देखोगे अगर मान लो मैं एक गिलास पानी कहूं आपसे लाने के लिए, तो गैस के मॉलिक्यूल तो उसमें दिखते ही नहीं है या कम डिसॉल्व रहते हैं। बात समझ में आ गई? तो जनरली क्या होता है, ये मैं जनरली बता रहा हूं, हालांकि अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप इसको पूरा यूज कर सकते हो। N1 क्या होता है? सॉल्वेंट के मोल्स बहुत ही ज्यादा रहते हैं सॉल्यूट से, मतलब लिक्विड के मोल्स बहुत ज्यादा रहते हैं किससे? गैस से। तो मैं कह सकता हूं कि P इक्वल्स टू KH, N2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका? N1। फिर से यहां लिख देता हूं, P इज इक्वल्स टू KH N2 अपॉन N1। इस फॉर्मूले से ही आप क्या करो? NCERT के सारे न्यूमेरिकल्स लगा डालो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, चलो भाई, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं इसके। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर मैं हेनरी लॉ के ग्राफ की बात करूं तो इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा उसको रखते हैं जो चीजें इंडिपेंडेंट होती हैं, और वाई एक्सिस पे हम हमेशा उसको रखते हैं जिस पे चीजें क्या होती हैं? डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, समझ में? एक्स पे किसको रखते हैं? जो इंडिपेंडेंट होता है। वाई पे किसको रखते हैं? जो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपकी सैलरी एम्प्लॉय की, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? कंपनी के ग्रोथ पे। अगर कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उस एम्प्लॉय की सैलरी क्या होगी? बढ़ेगी। हालांकि ये आइडियल केस है, तब भी मान के चल लेते हैं। ठीक है, तो अब कंपनी अगर ग्रो करेगी तो एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ेगी, कंपनी अगर ग्रो डिक्लाइन करेगी तो उसकी वो भी घटेगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कंपनी आएगी, वाई एक्सिस पे एम्प्लॉय की सैलरी आएगी। सिमिलरली उसी तरीके से अगर मैं बताऊं तो P इज इक्वल्स टू KH इंटू क्या था आपका? X क्या था आपका? मोल फ्रैक्शन। क्या था आपका? मोल फ्रैक्शन गैस का। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन गैस का ज्यादा है, इसका मतलब उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पहले मैं मोल फ्रैक्शन को चेक कर रहा हूं, उसके बाद में बता रहा हूं उस गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं मोल फ्रैक्शन रखूं, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस रखूं, तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस क्या होगा? सॉल्यूशन के ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये क्या, ये y इक्वल्स टू mx की तरह ग्राफ दिख रहा है? बिल्कुल, क्योंकि KH की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है आपकी? पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव तो स्लोप कैसा हो गया? पॉजिटिव। मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि मोल फ्रैक्शन नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, और ये y पे आ गया। क्या बात समझ में आ गई? तो आप लोग को पता होगा, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि y इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा बनता है? सीधा। तो ये यहां से ग्राफ कैसा बनेगा? सीधा बनेगा।
इसका जो ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो आजकल बहुत पूछ रहे हैं सीबीएसई वाले, स्लोप जो होगा वो क्या होगा, कंपेयर करो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई kh, तो अगर इस ग्राफ का मैं स्लोप निकाल लूं यानी कि हेनरी कांस्टेंट पता चल जाएगा हमें, ठीक है। x बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, बताओ x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, उससे कोई लेना देना है नहीं यहाँ पर फिलहाल, क्योंकि 1 तक रीच करेगा ही नहीं। 1 का मतलब हो गया पूरा गैस भरा है, फिर गैस डूबा किसमें बेचारा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो y m की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर kh, और ये p y एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हो गया, और ये क्या हो गया मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अगर मुझे ग्राफ का स्लोप पता होगा, इसका मतलब मुझे क्या पता होगा, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। चलो अब इस पे ना मैं एक छोटे छोटे इस ग्राफ के बेसिस पे मैं क्या कराता हूं, क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो पहले आप एक छोटी सी बात समझो, अगर मैंने लिखा p इक्वल्स टू kh इंटू एक्स, तो x को नीचे भेज दूं तो यहां पर आ गया x, और यहां पर आ गया क्या, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। अब देखो अगर kh की वैल्यू ज्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी गैस की क्या होगी, कम होगी। अगर kh की वैल्यू ज्यादा होगी, फिर से रिपीट करता हूं, kh की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, हेनरी कांस्टेंट, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। सॉल्युबिलिटी क्या होगी उस गैस की, लिक्विड में कम होगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी गैस में क्या है, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं मोर इज द kh वैल्यू, ठीक है, लेस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस, उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो तो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर मैंने ऐसे लिखा कि kh की वैल्यू, मान लो O2 की वैल्यू ऐसे लिख दिया 2 इंटू, ऐसे लिख दिया चलो 20, ठीक है, पास्कल PA। अच्छा हाँ एक चीज और बता दूं मैं आप लोग को, बताना भूल गया, P इज इक्वल्स टू kh इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो मोल फ्रैक्शन की तो नो यूनिट्स, कोई यूनिट नहीं होती है ना। अगर प्रेशर की यूनिट एटीएम में होगी तो kh को भी आपको किस में रखना होगा, एटीएम में। अगर प्रेशर की यूनिट पास्कल में होगी तो kh की यूनिट भी किस में होगी, पास्कल में। अगर इसकी यूनिट टॉर में होगी तो इसकी यूनिट भी आपको किस में रखनी है, टॉर में। अगर इसकी यूनिट mmHg में होगी तो इसकी यूनिट भी किस में रखनी होगी, mmHg में। यानी कि जो प्रेशर की यूनिट होती है वही हेनरी कांस्टेंट की भी क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, कभी कभी क्वेश्चन में घुमा देता है, दोनों यूनिट्स चेंज करके दे देता है और आंसर मैच नहीं करता है, ठीक है। तो अब देखो, तो लेट मैंने माना कि 20, ये एज्यूम वैल्यू है, ठीक है, करेक्ट वैल्यू नहीं है, तो 20 किलो पास्कल मान लिया मैंने, ठीक है। और मैंने kh रखा यहाँ पर N2, इसको मैंने रखा 10 किलो पास्कल, ठीक है। k का मतलब किलो है, यहाँ पर किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है, ओके। तो दो गैस है O2 और N2, तो बताओ हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा किसकी है, बताओ। वेरी गुड, इसकी ज्यादा है ऑक्सीजन की। तो मैंने क्या बताया था, जिसकी kh की वैल्यू ज्यादा होगी उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। तो इसकी kh की वैल्यू ज्यादा है यानी कि O2 इज लेस सॉल्युबल देन किससे, N2 गैस, क्योंकि इसकी kh की वैल्यू क्या है, कम, तो इस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो मोर इज द kh वैल्यू, लेस इज द सॉल्युबिलिटी। काफी क्वेश्चंस पूछा जाता है इस पे। एक क्वेश्चन और करते हैं, हालांकि सीबीएसई ने पूछा नहीं है, मे बी क्या पता ग्राफ के बेसिस पे पूछ ले। देखो जैसे मैंने यहां पर x लिखा, यहां पर p लिखा, पता चल गया ओहो मोल फ्रैक्शन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है, गैस है, इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, हेनरी लॉ का ग्राफ है, ठीक है। एक मैंने ऐसे बनाया लाइन, एक लाइन मैंने ऐसे खींची, मैंने बोला ये गैस A है और ये गैस क्या है, B है। इसका मैंने एंगल दिया कितना, 30 डिग्री, और इसका मैंने दिया 60 डिग्री, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ कौन सा गैस ज्यादा सॉल्युबल है, A या B। क्या पूछा मैंने, कौन सा गैस क्या है ज्यादा सॉल्युबल है, A गैस या B गैस, ठीक है, समझ रहे हो। तो मुझे पता है कि हेनरी लॉ का जो ग्राफ होता है उसमें जब हम स्लोप निकालते हैं तो वो क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा।
टेन थीटा का मतलब क्या है बताओ, है ना। तो टेन थीटा अगर मैं निकालूंगा तो स्लोप पता चल जाएगा, स्लोप पता चल जाएगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो बहुत सिंपल। तो अब यहां पर अगर मैं टेन थीटा ए ले लूं तो वो कितना है बताओ, 10, और यही मेरा क्या है, के एच है, तो वो कितना है बताओ, 30 डिग्री। 30 डिग्री 1/√3 होता है। ठीक है, तो के एच ए की वैल्यू कितनी है, 1/√3। सिमिलरली अगर मैं यहां पर क्या निकालूं, के एच बी निकालूं तो वो होगा टेन थीटा बी, और टेन थीटा बी कितना है, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, √3। ठीक है, तो के एच की वैल्यू इसकी कितनी आई, 1/√3, इसकी कितनी वैल्यू आई, √3 आई। क्या इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब √3 बड़ा होता है, 1/√3 छोटा होता है, तो इसकी मतलब के एच की वैल्यू बी की क्या है, ज्यादा है, और बी की के एच की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो बी इज लेस क्या है, सॉल्युबल देन ए। ठीक है, तो मैंने के एच के ऊपर डिस्कस कर लिया काफी ज्यादा। के एच की यूनिट वही रखनी है जो प्रेशर की यूनिट होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, मोर इज द के एच वैल्यू, लेस इज द सॉल्युबिलिटी। तीसरी चीज, वैल्यू लिख के भी मैंने ग्राफ आपको समझा दिया। तीसरा, ग्राफ बना के टेन थीटा निकाल के भी आपको मैंने सिखा दिया। तो के एच का फैक्टर यहां पर क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे किसके तरफ, एक दो न्यूमेरिकल्स के तरफ। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो भाई, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस दो करते हैं आज। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आते हैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस। अब देखो, तो क्वेश्चन में बोला गया कि 80 मिलीग्राम गैस, ठीक है, CO2 का, उसको डिसॉल्व किया है किसमें, 1 लीटर वाटर में। कितना प्रेशर रखा है, कितने प्रेशर पे किया है, 2 किलो पास्कल। इसमें मैं सारे कन्वर्जन्स भी साथ साथ सिखा दूंगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है, हेनरी कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों हेनरी कांस्टेंट, के एच होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो भाई देखो, पहले लिख लो, मास ऑफ गैस कितना दे रखा है बताओ, 80 मिलीग्राम। मिलीग्राम को किस में चेंज करो, ग्राम में। ठीक है, क्योंकि मोल्स निकालने पड़ेंगे ना, तो मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। याद रखना, मिली जहां भी मिलेगी, मिली जहां भी मिलेगी 10 की पावर -3 में मिलेगी। कहां मिलेगी, 10 की पावर -3 में मिलेगी। तो 80 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है, 1 लीटर पानी में डिसॉल्व है। यहां ट्विस्ट है, यहां कोई आपको बताने के लिए नहीं आएगा कि 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं। ठीक है, आपको बस याद होना चाहिए 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं, 55.55। ठीक है, चाहूं तो मैं ड्राइव करके बता सकता हूं कैसे, फिलहाल अभी याद करके रख लो, वो मैं न्यूमेरिकल्स के दौरान बता दूंगा। ठीक है, जब मैं न्यूमेरिकल्स की सीरीज बनाऊंगा। तो 1 लीटर में पानी के मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अरे यार कितना मिटाना पड़ता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, N1 कितने, 55.55। टेंशन वाली बात ही नहीं है, 1 लीटर पानी आएगा तो 55.55, आधा लीटर पानी होगा तो 55.55 का आधा, यानी कि 27.27 करीब होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब प्रेशर ऑफ गैस कितना दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ गैस कितना दिया हुआ, 2 किलो पास्कल। 2 किलो पास्कल का मतलब 2 इंटू 10 की पावर 3 क्या, पास्कल। किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। अब बताओ क्या निकालना है हमें, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपको, P = KH, क्या होता है बताओ, N2/N2 + N1। अब मैं तो आपको यही सिखाऊंगा कि N1 बहुत ज्यादा है किससे, N2 से। तो यहां पर निकाल लो, बताओ मोल्स कैसे निकालेंगे, CO2 के गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास बताओ कितना है, वेरी गुड, 80 इंटू 10 की पावर -3। मोलर मास CO2 का, तो CO2 का मोलर मास कितना होता है, 12 + 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो गया, 44। ठीक है, तो यहां पर हो गया कितना, एक काम करते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं कितना, 44 है ना, 88 कर देते हैं, तो ये भी 88 हो जाएगा। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, थोड़ा लेंथ कम हो जाएगा वीडियो का। ठीक है, 88 हो गया, और यहाँ पर 44, बताओ कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो मोल्स कितने हो गए बताओ, 2 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि बहुत ही 0.0, चलो ऐसे ही रहने दो,
10 की पावर -3 में मोल्स, ठीक है। अब बताओ P इक्वल्स टू KH, अब आपको पता है 55.55 और देखो ये कितना कम मोल्स हैं, तो इसके सामने ये तो नेग्लेक्ट हो गया, तो मैं बता सकता हूं क्या P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KH इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1, ठीक है। तो अब बताओ P इज इक्वल्स टू KH की वैल्यू कितनी, वो तो KH तो निकालना है हमें, ठीक है, सॉरी इक्वल टू कह रहा हूं मल्टीप्लाई, और P की बताओ कितनी दे रखी है, कहाँ गया P प्रेशर 2 इंटू 10 की पावर 3, KH निकालना है, N2 कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन N1 कितना है 55.55, 2 ने 2 को उड़ाया, 2 ने 2 को उड़ाया, ये कहाँ गया 10 की पावर, ये नीचे जाएगा, तो 10 की पावर 3 इंटू 55.55 इज इक्वल्स टू KH अपॉन 10 की पावर कितना -3, अब 10 की पावर -3 है, तो अब ये कहाँ जाएगा बताओ ऊपर, तो 10 की पावर 6 इंटू 55.55 इज इक्वल्स टू KH। बताओ यूनिट क्या होगी, कहाँ था पास्कल में था ना, तो इसको भी कहाँ रखेंगे पास्कल, तो KH की वैल्यू कितनी होगी 55.55 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो चलो आज एक ही रहने देते हैं क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस, उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये 2 टॉपिक हम कवर करेंगे। ओके।